आइए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की इनकम होती हैं। एक इंडियन इनकम होती है, एक फॉरेन इनकम्स होती हैं। और इंडियन इनकम हर किसी के लिए टैक्सेबल होती हैं, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। पहले हम इंडियन इनकम के बारे में और ज्यादा डिटेल में जान लें, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइए, और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमने डिस्कस किया था इंसिडेंस ऑफ टैक्स या व्हाट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर इनकम इंडियन इनकम है तो रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इट इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस। अगर फॉरेन इनकम है तो फिर ये मेनली रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होती। इंडियन इनकम हम किसे कहते हैं? तो इंडियन इनकम में दो तरह की इनकम्स आती हैं। पहली वो इनकम्स विच आर रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव की होगी तो फिर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, इसे इंडियन इनकम भी कहेंगे। अब बेटे, इनकम के दो पहलू होते हैं। एक होता है मनी को रिसीव करना और एक होता है इनकम को अर्न करना। तो ये एक पहलू है, वन साइड ऑफ द स्टोरी है। अनदर साइड इज इफ इनकम इज या इनकम एक्रूज और अराइज इन इंडिया। एक्रूज और अराइज का मतलब होता है इनकम को अर्न करना। अगर इनकम को इंडिया में अर्न करोगे तो वो इनकम इंडियन इनकम हो जाएगी, सबको टैक्सेबल होगी। अगर इनकम इंडिया में अर्न नहीं की, इंडिया में रिसीव की है, तो भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी, सबके लिए टैक्सेबल होगी। अब हमारा लॉ कहता है कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो कि हम मान लेते हैं डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जिन इनकम को हम इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं वो हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 7 में दी गई हैं, और इसे हम डिस्कस करेंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, अंडर द चैप्टर सैलरी। अभी इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने अभी सैलरी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन इनकम कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इनकम मान लेती है कि वो डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे हम बोलते हैं सेक्शन 9। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसीलिए हमने अभी तक आपको सेक्शन 5 से रिलेटेड प्रैक्टिकल नहीं कराया। हमने कहा कि पहले हम आपको सेक्शन 9 बता दें ताकि आप अच्छे से समझ जाओ इंडियन इनकम क्या होती है, और फिर हम आपकी प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर आएंगे। तो आज की क्लास में सभी बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालेंगे, व्हेन
income is deemed to accrue or arise in India। कब माना जाएगा? डीम्ड का मतलब होता है कब माना जाएगा कि आपकी इनकम इंडिया में एक्रू हुई। सेक्शन 9 बहुत लेंथी सेक्शन है, इसमें 7 केसेस दिए गए हैं, 7 केसेस, ठीक है। या आप कहें कि सेक्शन 9 में 7 सब सेक्शंस हैं, और जिसमें से पहला वाला तो बहुत ही लंबा है, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहले तो बच्चे समझ लें कि ये है क्या। तो ठीक है, मैं उन्हें ऊपर छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं। देखिए जी, अगर इनकम आपने इंडिया में अर्न की होती तो गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं थी। ये मैंने छोटा सा इंडिया का मैप बनाया। अब क्या है, फॉरेन में नॉन रेजिडेंट कोई इनकम अर्न कर रहा है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में कुछ इनकम अर्न कर रहा है, और गवर्नमेंट सेक्शन 9 के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उसकी इनकम का कुछ न कुछ रिलेशनशिप हमारे इंडिया में है। क्योंकि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में इनकम अर्न कर रहा है, वो उसे फॉरेन इनकम कह रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी फॉरेन इनकम का कुछ रिलेशन इंडिया में है, इसीलिए आपकी इनकम का कुछ रीजनेबल पार्ट इंडिया का माना जाना चाहिए और उसे इंडिया में टैक्स किया जाना चाहिए। अब वो कहेगा कि बताओ ये रिलेशनशिप क्या है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि समझाने में बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, आइए हम इसे लाइन में लिख के बता देते हैं कि इन केसेस को हमने माना है कि वो इंडिया के थ्रू हो रही हैं, इसीलिए वो इंडिया में टैक्स होंगी। तो नट शेल में मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताने जा रहा हूं जहां गवर्नमेंट फॉरेन में कमाई जाने वाली इनकम को यह कह रही है कि आपका रिलेशन इंडिया से पाया गया, इसीलिए आपकी इनकम को हम इंडिया में टैक्स करेंगे, और हम समझा रहे हैं आपको कि इन केसेस में हम इसे इंडिया में अर्न्ड मानने वाले हैं। तो कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी इनकम भले फॉरेन में हो रही हो, लेकिन हम मानेंगे कि ये इंडिया की वजह से हो रही है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लॉ ने कहा हम आपको केसेस बता देते हैं। नंबर 1, फॉलोइंग incomes are deemed to accrue or arise in India। ये जो इनकम्स हैं ये मानी जाती हैं कि इंडिया में एक्रू और अराइज हुई थी, ठीक है। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, और इसमें फिर आगे फर्दर सब सेक्शन 1, ऑल इनकम्स विच एक्रू और अराइज, ऑल इनकम्स विच एक्रू और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू या फ्रॉम, नंबर 1, बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन
इन इंडिया, आपकी इनकम कमाने में कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ पाया गया, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, फ्रॉम एनी एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अभी समझाएंगे इन सबको, बातों को पहले लिख लेते हैं। तो कोई भी इनकम जो आपको फॉरेन में अर्न हो रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थ्रू या फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, या आपको इनकम हो रही है किसी ऐसी प्रॉपर्टी से, किसी ऐसे एसेट से विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, फ्रॉम कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, या फिर चलिए हम इसको और बाद में आपको लिखवा देंगे। तो पहले हम इतनी सी बात समझ लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा सेक्शन, ये जो 1 है, सब सेक्शन 1, ये थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बाकी की बातें बताएंगे। ठीक है, पहले इसे समझना शुरू करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस कनेक्शन। अब पूछा जाएगा सर बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब बेटे बिजनेस कनेक्शन को आप ऐसे समझ लीजिए कि नॉन रेजिडेंट कोई इनकम अर्न कर रहा है और उसका कोई ना कोई कनेक्शन इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसे, तो लिखिए फॉलोइंग shall include business connection in India। तो हम किसे बिजनेस कनेक्शन कहते हैं। इफ नॉन रेजिडेंट मेंटेन्स, अब देखो नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में क्या मेंटेन कर रखा है, कोई ब्रांच ऑफिस फॉर परचेज ऑब्लिग सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिग ट्रांजैक्टिंग एनी अदर बिजनेस। अब बताओ, गवर्नमेंट कह रही है कि आपका बिजनेस तो फॉरेन कंट्री में है और उसको चलाने के लिए आपने ब्रांच खोल रखी है हमारी इंडिया में, तो क्या हमारी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपकी इनकम में नहीं है। तो है। तो पहला तो केस होगा अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में ब्रांच ऑफिस मेंटेन करता है तो। नंबर 2, इफ non-resident has an agent in India। अब नॉन रेजिडेंट ने क्या कर रखा है, एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है। किसमें, इंडिया में एजेंट अपॉइंट कर रखा है। किस कामों के लिए, तो कई सारे कामों के लिए एजेंट अपॉइंट हो सकता है। नंबर 1, फॉर कंक्लूडिंग contracts, for concluding contracts on his behalf
excluded या excluding such agents which are confined to purchase of goods for non-resident। तो नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है जो कि उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करता है। बड़ी वाइड टर्म है, इसका मतलब इंडिया में आकर के आप अपनी मीटिंग करते हो, इंडिया में आकर के आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और उसे बाहर की कंट्री में जाकर के एग्जीक्यूट करते हो, पूरा करते हो, तो फिर हम आपकी इनकम का बिजनेस कनेक्शन मानेंगे और आपकी इनकम को डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा इसमें हम सिंपली परचेज ऑफ गुड्स इग्नोर कर देंगे। ठीक है, भारत में आके अगर आप गुड्स को खरीदते हो तो उसे हम छोड़ देंगे, उसे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो कंटिन्यूटी में लिखना है कि नॉन रेजिडेंट हैज एन एजेंट इन इंडिया फॉर कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद और वो एजेंट किस किस तरह के हो सकते हैं? फॉर मेंटेनिंग स्टॉक from which he delivers goods on behalf of non-resident। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो तो मैं ऊपर डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए इंडिया है। अब आप ना मैप पर मत जाना, आप समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में एक एजेंट बैठा रखा है और वो एजेंट कुछ गोडाउन बना के रखता है, यहां पर गुड्स को स्टोर करता है और फिर नॉन रेजिडेंट अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जी ये गुड्स आप पाकिस्तान में फॉरवर्ड कर दो, ये गुड्स आप चाइना में फॉरवर्ड कर दो, ये गुड्स आप नेपाल भेज दो, ये गुड्स आप इंग्लैंड के लिए रवाना कर दो। तो एजेंट का काम क्या है? वो इंडिया में बैठ के गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है और नॉन रेजिडेंट के इंस्ट्रक्शन पर उसे आगे फॉरवर्ड कर देता है, भेज देता है। अब बताओ, ऑर्डर तो उसको बाहर मिलते हैं लेकिन गुड्स की क्योंकि वो स्टॉक इंडिया में मेंटेन कर रहा है एजेंट, इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आपकी इनकम भी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है। तीसरा, ऐसा एजेंट which secures orders in India। अब आपने इंडिया में एक एजेंट बैठा रखा है जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर ऑर्डर्स को सिक्योर करता है। ठीक है, और मेनली या फिर होलली फॉर नॉन रेजिडेंट और फॉर अदर non-residents कंट्रोल्ड या फिर सब्जेक्ट टू द सेम कॉमन कंट्रोल।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो आपने इंडिया में एक एजेंट बिठाया, वो क्या करता है, वो पूरी तरह से होली या मेनली नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर्स को कंक्लूड करता है, सॉरी ऑर्डर्स को सिक्योर करता है। कंक्लूड करना अलग बात होती है, ऑर्डर्स को सिक्योर करना अलग बात होती है, ठीक है। ऑर्डर को सिक्योर करता है मतलब ऑर्डर ढूंढ के लाता है। आपने एक एजेंट इंडिया में बैठा दिया, वो आपके लिए ऑर्डर ढूंढ के ला रहा है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो एजेंट इंडिपेंडेंट एजेंट है तो वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कहलाएगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है तो फिर हम उसकी इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रूड और अराइज नहीं मानेंगे। अब इसको हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि देखो एक ऐसा एजेंट जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी इनकम डीम्ड टू एक्रू ऑब्लिग अराइज इन इंडिया होगी। लेकिन अगर वो एजेंट कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल समझते हो, वो कह रहा है जी मेरा तो काम ही है ऑर्डर लेना और फिर उन ऑर्डर को आगे बेच देना। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हूं तो किसी के लिए भी काम करता हूं। वो कहता है मेरे पास ऑर्डर आते हैं, फिर मैं नॉन रेजिडेंट्स के साथ नेगोशिएट करता हूं, बताओ तुम्हें ऑर्डर चाहिए, तुम्हें ऑर्डर चाहिए, तुम्हें ऑर्डर चाहिए, किसे ऑर्डर चाहिए, और कहता है जो मुझे उचित कमीशन देता है मैं उसे ऑर्डर ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये कह रहे हैं हमारा तो कोई रिलेशन थोड़ी ना है, वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, ऑर्डर इकट्ठे करता है, हमें दे देता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो आपका एजेंट कैसे हो गया, फिर तो इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया होगी नहीं। तो फॉरेनर्स क्या करते हैं, फॉरेनर्स ना अपने साथ और नॉन रेजिडेंट को जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ और तुम भी इसी एजेंट के थ्रू डीलिंग करना, तो फिर हम इस एजेंट को दिखाएंगे कि ये एजेंट तो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है और हम इनकम डीम टू एक्रू वाले क्लॉज से बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये एजेंट कई सारे नॉन रेजिडेंट्स के लिए काम करता है तो बच नहीं जाएगा, उसे साबित करना पड़ेगा कि ये नॉन रेजिडेंट जो हैं ये अंडर कॉमन कंट्रोल में नहीं है। उसे साबित करना पड़ेगा कि ये अलग अलग नॉन रेजिडेंट हैं, तब तो ठीक है। अगर ये सारे एक ही मैनेजमेंट के अंडर नॉन रेजिडेंट हैं और ये इनके लिए काम कर रहा है तो फिर ये वाला क्लॉज हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने इंडिया में कोई सब्सिडरी खोल रखी है, सब्सिडरी कंपनी खोल रखी है, किस लिए, टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब सब्सिडरी एक कंपनी होती है, तो सब्सिडरी कंपनी भी किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है। जिन बच्चों ने सब्सिडरी कंपनी के बारे में सुना होगा उन्हें पता होगा कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के साथ जुड़ी होती है। तो कोई ऐसी सब्सिडरी कंपनी खोली हुई है आपने भारत में जो आपके प्रोडक्ट्स बेचती है और आप कौन है, एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है। बोलिए, ये बात समझ में आई? ठीक है सर। अब इसके लिए हम लोग नोट लिख लेते हैं। तो नोट में आपको यह लिखना है कि बिजनेस एक्टिविटी कैरिड थ्रू ब्रोकर, अभी आपको बताया था ब्रोकर का मतलब होता है एजेंट।
having independent status। अभी आपको बताया था अगर ये एजेंट इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करेगा तो फिर इनकम डीम टू एक्रू और राइज का कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो इज नॉट रिगार्डेड एज बिजनेस कनेक्शन। पहली बात बोलो, समझ में आ गई? अगर एजेंट इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करता है, किसी का एजेंट वेजेंट एक्सक्लूसिव एजेंट बन के काम नहीं करता, तो ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा। और दूसरा कि जो आपकी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन मानी जाएगी वो ओनली रीजनेबल पार्ट ऑफ इनकम, only reasonable part of income shall be treated as deemed to accrue or arise in India। ठीक है, हमने ये कहा कि अगर आपका कनेक्शन इंडिया से हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी फॉरेन इनकम को हम इंडिया में टैक्स करेंगे। हम तो ये देखेंगे कि आपने बिजनेस कनेक्शन की वजह से कितनी इनकम ऐसी है जो आपने कमाई है, उसी को हम इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कहेंगे। बोलिए, बात समझ में आई? कुछ बात बच्चों को समझ में आई। बात कठिन है लेकिन कोई बात नहीं, समझी जा सकती है। मैंने क्या कहा कि हम किस इनकम को भारत में अर्न मानते हैं। नंबर एक, अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में पाया गया तो। अब बच्चे ने पूछा सर ये बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? मैंने कहा बताओ, सिंपल सी लैंग्वेज है, आपकी बिजनेस इनकम का कुछ ना कुछ कनेक्शन इंडिया से है। अब सर कुछ कनेक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? तो लॉ ने कहा हम बताते हैं। नंबर एक, आप क्या इंडिया में ब्रांच ऑफिस मेंटेन करते हो अपने गुड्स बेचने के लिए? क्या आप इंडिया में एजेंट अपॉइंट करते हो? क्या वो एजेंट आपके बिहाफ पर गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है और डिलीवरीज करता है? क्या वो एजेंट आपके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करता है? क्या वो एजेंट आपके बिहाफ पर बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है? क्या आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को मेंटेन करते हैं? या एक केस और हो सकता है, वो मैं लिखवाना भूल गया, वो ये हो सकता है कि आप अगर इंडिया में आते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, उसे यहां पर हाफ प्रोसेस करते हैं और बाकी प्रोसेस ले जाके अपनी कंट्री में करते हैं। तो इन केसेस में गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये लिख दिया है कि आपका बिजनेस कनेक्शन है और इसीलिए आपकी इनकम का जितना रीजनेबल पोर्शन हमें लगता है हम उसे इंडिया में अर्न मानेंगे, इंडियन इनकम मानेंगे, इंडिया में टैक्स करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने दो बातें और क्लैरिफाई कर दी कि अगर आप इंडिया में केवल गुड्स खरीदते हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, और अगर आप इंडिया में किसी इंडिपेंडेंट एजेंट के साथ काम करते हो, इंडिपेंडेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भी हम इसे इस क्लॉज से बाहर रखते हैं। ठीक है, कठिन है लेकिन समझा जा सकता है। आप दो बार अपने रिवाइज करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद भी गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेनर घबराए ना, हम इसके बाद भी कुछ एक्सेप्शंस बताने जा रहे हैं कि इन द फॉलोइंग सिचुएशंस नो इनकम shall deemed to accrue or arise in India। गवर्नमेंट ने कहा इन कनेक्शंस को हम इस रूल से बाहर रखेंगे। ठीक है, किन कनेक्शंस को आप इंडिया से बाहर रखोगे? नंबर वन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इसको हम समझाते हैं। ठीक है,
और बल्कि मैं यहां पर क्या करता हूं, आपके लिए कुछ स्पेस छोड़ देता हूं और यहां पर आपको समझाता हूं कि देखिए, ये मैंने इंडिया बनाया और ये मैंने मान लीजिए ब्रिटेन बनाया या मैंने लंदन बनाया। अब एक पर्सन है, वो कहता है कि मेरी लंदन में शॉप है और मैं यहां पर इंडियन हैंडमेड गुड्स सेल करता हूं। जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं और जिनके मन में यह है कि हम इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदें, तो वो मेरी शॉप में आते हैं और मुझसे सामान खरीद लेते हैं और इसकी अच्छी खासी दुकान चलती है। बेचारा अच्छी खासी इनकम कमाता भी है, घर भी बहुत बढ़िया चलता है उसका। लेकिन ये बताओ, इसके पास हैंडमेड गुड्स आते कहां से हैं? तो सर, गुड्स तो इंडिया से ही लाता होगा, तो वो इंडिया से गुड्स को बाय करता है और इसे इंडिया अपने पास एक्सपोर्ट कहती है और इससे इंडिया डॉलर कमाती है। तो ये गुड्स यहां लाता है और बेच देता है। अचानक बेचारे को नोटिस मिल जाता है कि हमने आपकी इनकम को डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया पाया और हमने ये भी पाया कि आप हमें टैक्स नहीं देते हैं और पिछले 15 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इतनी टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आप जल्दी से आके भर दीजिए, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे, इंडिया बुलाएंगे, जेल में डालेंगे। तो बेचारा जो है कहेगा, छोड़ो, क्यों इन चक्करों में पड़ना, मुझे क्या पड़ी है, मैं कोई और बिजनेस कर लेता हूं। अच्छा खासा खा रहा था, कमा रहा था, भारत सरकार की काली दृष्टि पड़ गई। तो भारत सरकार ने कहा, चिंता मत कर, तू आराम से यहां पर अपना बिजनेस कर और इंडिया से गुड्स भी खरीद, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसने केवल और केवल गुड्स को बाय किया है। तो केवल और केवल गुड्स को बाय करना बिजनेस कनेक्शन के स्कोप से बाहर है। ठीक है सर, यह बात हमें समझ में आ गई। दूसरा, इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ और न्यूज चैनल दिखा रहा है कि ये देखिए, वो न्यूज में दिखा रहा है कि इंडिया के अंदर इस तरीके से एक इनह्यूमन एक्शन हुआ है, टेररिस्ट ने अटैक किया है, इतने लोग हताहत हुए हैं, इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, या भारत सरकार को इतना नुकसान हुआ है, या इंडिया में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, टाइकून आ गया, सुनामी आ गई, या इंडिया के अंदर क्रिकेट मैच चल रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि आज इंडिया में ये मैच खेला गया, इस प्लेयर ने सेंचुरी बनाई, इस प्लेयर ने ऐसे परफॉर्म किया, इस बॉलर ने इतनी विकेट्स ली, ये जीता, इस तरीके से वो दिखा रहे हैं। या वो और न्यूज दिखा रहे हैं इंडिया की, और आपको पता है न्यूज चैनल वाले जितनी न्यूज नहीं दिखाते उससे ज्यादा एड्स दिखाते हैं और एड से उनको कमाई होती है। तो हमारी भारत सरकार ने नोटिस भेज दिया कि आइए, फॉरेन कंट्री में बीबीसी को बोला कि तुम जो कमाई कर रहे हो, तो तुम तो इंडिया की न्यूज भी दिखाते हो, तो तुम्हारी इनकम का कनेक्शन इंडिया के साथ पाया जाता है और तुम्हारी इनकम को भारत में टैक्स किया जाता है। तो बीबीसी क्या कहेगी, छोड़ो, हमें नहीं दिखानी आपकी इंडिया की न्यूज, इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है, होने दो, हम नहीं दिखाएंगे। इंडिया में फ्लड आती है, सूखा आता है, डेंगू फैलता है, नहीं दिखाएंगे, हमें क्या पड़ा है। तो आप इंडिया तो पूरे वर्ल्ड से कट जाएगी। तो हमने बीबीसी को बोला, भाई आप दिखाओ, हम कभी भी आपके न्यूज चैनल से इंडिया का शेयर नहीं मांगेंगे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ न्यूज, कलेक्शन ऑफ व्यूज इज एग्जेम्प्ट। समझ में आया? तो कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया। नंबर 3,
अब आप देखते हैं बेटे कि इंडिया में मूवी बनती है तो शूटिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, और ऐसे बाहर वाले लोग भी कई बार कहते हैं कि हम इंडिया में आएंगे और इंडिया में कई बड़े सब्जेक्ट मैटर हैं उन पर मूवी बनाएंगे, जैसे कि वो भगवान राम के कैरेक्टर पर मूवी बना रहे हैं, वो महात्मा गांधी के ऊपर मूवी बना रहे हैं, और वो जब मूवी बनाएंगे तो वो आके इंडिया में शूटिंग भी करेंगे, फिर वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज होगी, और बाद में इंडिया वाले बोलेंगे कि आपने इसकी शूटिंग इंडिया में की थी, आपकी फिल्म हिट हो गई, आपने 1000 करोड़ रुपए कमाए, हमें हमारा हिस्सा दीजिए। तो वो कहते हैं छोड़ो ना, हम इंडिया में आके शूटिंग करेंगे, ना इंडिया के सब्जेक्ट मैटर को बाहर पॉपुलर करेंगे, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात है। अगर आप बाहर से आते हैं और इंडिया में आके शूटिंग करते हैं सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म की, तो हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आपने वो पूरी की तो फिर हम आपकी इनकम को डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। समझ में आया? ठीक है सर। अब बेटे ऐसा है, अगर आप देख लीजिए कितना समय लगता है, अगर मैं इसे और भी ज्यादा गहराई में करूंगा तो होगा कुछ नहीं, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। आप ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करें। हमने कहा अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आकर के फिल्म शूट करेगा तो हम उसे इससे बाहर रखेंगे। सीधा मतलब यह है कि यह नहीं कि इंडिया वाले पहले बाहर जाएंगे और फिर बाहर से आकर के शूटिंग करेंगे और फिर आकर के मूवी रिलीज करेंगे, उनको नहीं। नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में आके सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म शूट करेगा तो उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, शूटिंग ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म, शूटिंग ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफी फिल्म बाय एनी नॉन रेजिडेंट। ठीक है। नंबर 4, इफ all operations are not carried out in India, then only such part of income as is reasonably attributable to the operations shall be deemed to accrue or arise in India। क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए आपने इंडिया में आकर के कॉटन सीड्स खरीदे, फिर आपने उसे कुछ हद तक प्रोसेस किया और आपने उससे कॉटन का क्लोथ बनाया, फिर आपने कॉटन के क्लोथ की डाइंग भी इंडिया में की, फिर आप उसे बाहर ले गए और फिर बाहर ले जाकर के आपने उसकी फैब्रिकेशन की और अदर प्रोसेस किया और फिर आपने उसको पैक किया और आपने उसको सेल किया। तो जितना रीजनेबल पार्ट आपने प्रोसेस का इंडिया में किया होगा, टोटल प्रोसेस में से जितना पार्ट इंडिया में किया होगा, उतनी ही प्रोपोर्शनेट इनकम को इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया बोलेंगे। ठीक है। अब सर ये बहुत लेंदी था, तो बेटे केवल पहला पार्ट ही, बिजनेस कनेक्शन ही लेंदी था, इसीलिए मैंने आपको लिख के समझा दिया। बाकी का बचा हुआ पार्ट आइए हम लोग फटाफट बुक से रीड करेंगे। और मेरे पास बुक है वीके सिंघानिया और मैं देख रहा हूं बुक में पेज नंबर है 29। मेरे एडिशन का ये पेज नंबर है 29। चलिए सभी बच्चे अब मेरे साथ साथ बुक से रीड कर लेंगे बाकी का बचा हुआ पार्ट, क्योंकि लिखवाने में बेटे बहुत ज्यादा समय लगेगा और हमारा बुक यूज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इनकम टैक्स में टाइम को सेव भी करना है। मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया।
फ्रॉम द वीके सिंघानिया बुक, और ये मेरे पास है पेज नंबर 29। ये मैंने आपको एक्सेप्शंस सारी की सारी समझा दी हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑफ बिजनेस कनेक्शंस। चलिए जी, अब आइए। अब हमारा दूसरा पार्ट था कि इनकम होती है आपको थ्रू और फ्रॉम। इनकम होती है थ्रू, किसके थ्रू? किसी प्रॉपर्टी के थ्रू। इनकम होती है आपको थ्रू एनी एसेट, या इनकम होती है थ्रू सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक है। इनकम होती है फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, इनकम होती है फ्रॉम एनी एसेट, और इनकम होती है फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट से पूछा जा रहा है कि आपको इनकम हुई? उसने कहा हां हुई। कैसे हुई? क्या उस इनकम को आपने इंडिया में किसी प्रॉपर्टी से कमाया है, इंडिया में किसी एसेट से कमाया है, या इंडिया के किसी सोर्स से कमाया है? अगर आंसर आया यस, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर तो हम इसे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आपका मकान था। आप कौन? नॉन रेजिडेंट। बेटे, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि मेरा दिल्ली में मकान जो है मैं तुझे रेंट पर दे देता हूं, और ये नॉन रेजिडेंट इसे रेंट पे कर रहा है, और ये जो रेंट की बात हो रही है वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि आपको इनकम हो रही है फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। इसीलिए इस इनकम को, ये जो रेंट आपको मिलेगा, इसे हम बोलेंगे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को अपना हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दे, और ये इसके बदले में इसे कंसिडरेशन दे दे, और ये जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो इंडिया के अंदर है, तो भी गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे मानेंगे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट थोड़ा सा फास्टली समझाए हैं क्योंकि समय की बचत करनी है। अगला पॉइंट है इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ट्रांसफर का सिंपल मतलब होता है सेल। इसका मतलब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को फॉरेन कंट्री में बैठे बैठे ही प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप जिस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो आपकी जो भी इनकम होगी वो इंडिया में अर्न मानी जाएगी। ठीक है। अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नई अमेंडमेंट भी की है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट या कैपिटल एसेट हो, चलो मैं पहले आपको समझा देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको। लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं देखो समझना, हमने इंडिया में एक कंपनी खोली और हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे मॉरिशियस में, फॉरेन कंट्री में हमने शेयर्स खरीद लिए, और ये कंपनी जो थी, लेटर सपोज ये कंपनी सपोज 10 लाख की इसकी कैपिटल थी, 10 लाख कैपिटल थी, और हमने इसके शेयर्स मॉरिशियस में खरीदे। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो शेयर्स हैं इसका कंट्रोल इंडिया में है। तो लोग क्या करते थे? लोग इस शेयर को सेल कर देते थे और गवर्नमेंट इनकी इनकम को टैक्स कर देती थी। तो लोगों ने ना एक दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कहा देखो इंडिया में एक कंपनी बनाओ, 10 लाख कैपिटल है, और मॉरिशियस में भी एक कंपनी बनाओ,
ठीक है, इंडियन कंपनी के शेयर्स मॉरिशियस की कंपनी के एसेट बना दो और मॉरिशियस कंपनी के शेयर्स नॉन रेजिडेंट ने खरीद रखे हैं, तो ये भी 10 लाख और ये भी 10 लाख। ठीक, अब क्या किया नॉन रेजिडेंट ने, जब इंडिया की कंपनी प्रॉफिट करने लगी तो ये 10 लाख से बढ़कर के ये 10 करोड़ की हो गई। अब मॉरिशियस की कंपनी ने कुछ नहीं कर रखा था, केवल इसके शेयर्स को खरीद रखा था, तो इंडियन कंपनी में अगर मुनाफा होगा तो मॉरिशियस कंपनी का मुनाफा है, तो मॉरिशियस कंपनी को भी मुनाफा होगा। मॉरिशियस कंपनी को मुनाफा होगा तो मॉरिशियस कंपनी के शेयर्स भी 10 करोड़ के हो जाएंगे। अब इस नॉन रेजिडेंट ने बोला कि भाई मैं मॉरिशियस कंपनी के शेयर बेच रहा हूं किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को 10 करोड़ में, तो अल्टीमेटली इसकी मालिक ये, और जब इसके शेयर बिक गए तो नॉन रेजिडेंट 2 अल्टीमेटली इसका मालिक बन गया। लेकिन हमने टैक्स से बचत कर ली, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमने तो इंडियन कंपनी के शेयर बेचे ही नहीं, हमने मॉरिशियस कंपनी के शेयर बेचे। अब गवर्नमेंट ने वोडाफोन के केस में यह पाया कि ये जो झूठी कंपनीज खुली हुई हैं ये क्या करती हैं, कुछ नहीं, ये केवल इंडियन कंपनी के प्रॉफिट को खाने के लिए बनी हुई हैं। यानी इनडायरेक्टली लोग कंपनी बना करके शेयर्स को बेच रहे हैं और इंडिया में होने वाली कंपनीज के प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं और भारत को टैक्स नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि ऐसी किसी भी कंपनी के शेयर्स जो कि अपनी वैल्यू होली या मेनली इंडिया से डिराइव कर रहे हैं, इनकी ट्रांसफर पर भी आपको हम इंडिया में टैक्स करेंगे थ्रू इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बात लंबी थी तो क्या हुआ, समझना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई ऐसा एसेट या कैपिटल एसेट है, तो गवर्नमेंट कह रही है हम बात कर रहे हैं आपके पास मॉरिशियस की कंपनी के शेयर हैं, देखो किस कंपनी के शेयर हैं, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो किसी कंपनी के शेयर्स, कैसी कंपनी, मॉरिशियस की कंपनी, हम उसे मानेंगे कि वो shall always be deemed to have situated in India, हम मानेंगे कि वो इंडिया में सिचुएटेड है। हमने कहा ऐसे कैसे मान लोगे, मेरी कंपनी मॉरिशियस की है। अगर उसके शेयर्स डिराइव्स प्राप्त करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी वैल्यू, और वैल्यू में भी सब्सटेंशियल वैल्यू, फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इससे ज्यादा समझा नहीं सकता ना बेटे, बाकी बातें तो मैच्योरिटी से घर पर अपने आप सोचने से समझ में आती है। ये बेटे मेरा पहला क्लॉज खत्म हुआ है, पहला क्लॉज थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। ठीक, तो ये अब आगे के केसेस सिंपल हैं, इसलिए अपने माइंड को एक फ्रेश थॉट देकर के आइए मेरे साथ बाकी के केसेस समझना शुरू करते हैं। आइए जी, अब बिजनेस की बात भूल जाते हैं। आपको इनकम हो रही है सैलरी से, तो अगर आपने अपनी सेवाएं भारत में दी हैं तो सैलरी इनकम इज डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया। इसका मतलब यह कि फॉरेन कंट्री में एचएसबीसी बैंक खुला, एचएसबीसी बैंक ने एक ब्रांच इंडिया में खोली, एचएसबीसी बैंक ने एक फॉरेनर को कहा कि आप इंडिया में जाइए और 1 साल तक आप इंडिया में ही पोस्टेड रहेंगे और 1 साल तक आपने एचएसबी का बिजनेस संभालना है, वहां पर जो भी फिर हम आपको मैनेजर अपॉइंट कराएंगे उसको सिखाना है, 1 साल बाद आप वापिस आ जाना, फिर वो संभाल लेगा। एचएसबीसी बैंक फॉरेन में
एक अपने एम्प्लॉय को 1 साल के लिए इंडिया में भेज देता है। भारत सरकार कह रही है कि देखो, जो सर्विस इंडिया में देगा उसकी इनकम भी इंडिया में ही अर्न्ड मानी जाएगी। यानी उसके फॉरेन का अकाउंट खुला हुआ होगा, कंपनी उसी अकाउंट में पैसा डालती होगी, वो उस पैसे को इंडिया में रेमिट करता होगा ताकि खर्चा कर सके। तो गवर्नमेंट कह रही है यहां पर क्योंकि वो फॉरेनर इंडिया में सर्विस कर रहा है, तो इसीलिए उसकी इनकम इंडिया में अर्न्ड मानी जाएगी, इंडिया में टैक्स होगी। सर, अगर हमारे यहां से एसबीआई बैंक फॉरेन कंट्री में ब्रांच खोल ले और यहां से एसबीआई बैंक आपको अपॉइंट कर ले कि चलिए आपकी 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, आप अमेरिका में हमारी ब्रांच में चले जाइए, तो फिर आप तो फॉरेन कंट्री में चले गए हैं, तो आप सर्विस कहां दे रहे हैं? फॉरेन कंट्री में। तो फिर आपकी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं हो सकती। सिंपल रूल, जहां पर आप सेवाएं देंगे इनकम वहीं की अर्न्ड मानी जाएगी। अगर फॉरेन कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया में आके सर्विस दे रहा है तो उसकी सैलरी इंडिया में टैक्स होगी, और अगर इंडिया का कोई एम्प्लॉय फॉरेन कंट्री में जाएगा तो फिर उसकी इनकम फॉरेन की इनकम हो जाएगी। इनकम टैक्स में एक्सेप्शन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, यानी इस रूल का भी अपवाद, एक्सेप्शन। आइए, तो ये एक्सेप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया। पढ़िए, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन सिटीजन, लेने वाला इंडियन सिटीजन, देने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस काम के लिए दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब भारत सरकार के राजदूत, एम्बेसी, फॉरेन कंट्री में एम्बेसी है, वहां पर एक इंडियन सिटीजन काम करता है जिसे पगार, सैलरी भारत सरकार दे रही है। बताइए, एम्बेसी कहां है? फॉरेन कंट्री में, तो उस पर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा एक्सेप्शन, इसका मतलब उसको छोड़ दो, उसके केस में इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। समझ में आया? Such salary is taxable in the hands of concerned employee if he is non-resident. सिंपल सी बात है, अगर देने वाला भारत सरकार, प्राप्त करने वाला इंडियन सिटीजन, तो भले सर्विस बाहर भी करे, हम उसकी इनकम को इंडिया में अर्न्ड मानेंगे। सर, ऊपर तो आपने कहा था जहां सर्विस रेंडर्ड होगी वहीं की इनकम होगी, यहां पर वो फॉरेन कंट्री में है तो इनकम फॉरेन की होनी चाहिए। भारत सरकार कह रही है ना, मैंने कहा है कि अगर मैं सैलरी दे रही हूं इंडियन सिटीजन को फॉर सर्विसेज रेंडर्ड अब्रॉड, तो उसकी इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज मानी जाएगी। यानी ये एक्सेप्शन हो गई टू द जनरल रूल। ठीक, अगला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी इज नाउ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर भारतीय कंपनी डिविडेंड देगी तो वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा, भूल जाइए। अब आ गया मेरे पास इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कह रही है कि एक नॉन रेजिडेंट ने इनकम कमाई, कैसे? इंटरेस्ट से, कैसे? रॉयल्टी से, कैसे? टेक्निकल फीस से। नॉन रेजिडेंट को अगर इनकम होती है, इन तीनों के रूल सिमिलर हैं, इसलिए बुक ने तीनों को मिला दिया। ठीक है, देखिए,
गवर्नमेंट कह रही है किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिला, रॉयल्टी मिली या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिली, किससे मिली? अगर वो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनसे मिली, लेने वाला कौन? नॉन रेजिडेंट। सरकार कह रही है छोड़ो, देने वाला कौन? भारत सरकार। अगर भारत सरकार कोई इंटरेस्ट देगी, कोई रॉयल्टी देगी, कोई फी फॉर टेक्निकल सर्विस देगी, तो वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट को हो रही है वो माना जाएगा कि दैट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और उसे इंडिया में टैक्स किया जाएगा। ये बात हुई। बोलिए, कौन ले रहा है इंटरेस्ट? लेने वाला नॉन रेजिडेंट, लेकिन देने वाला कौन? भारत सरकार। इसीलिए भारत सरकार के लिए जब मैं दे रही हूं तो ये इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। कोई मना नहीं करेगा, लिखा है तो मानना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आया सर, अगर देने वाला कोई भारत सरकार ना हो, कोई रेजिडेंट हो, तो क्या होगा? आइए जी, अब बहुत सिंपल रूल है, डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। बात कर रहा हूं इंटरेस्ट की, बात कर रहा हूं रॉयल्टी की, और बात कर रहा हूं फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। पहला केस तो समझ लो, अगर गवर्नमेंट, पेयर गवर्नमेंट थी और रिसीवर कोई नॉन रेजिडेंट था, तो ये इनकम डीम्ड कर ली गई। ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरा केस, अब पेयर कौन था? रेजिडेंट था, और रिसीवर कौन था? नॉन रेजिडेंट था। अब भारत सरकार कह रही है कि देखो, ये जिसने इंटरेस्ट पे किया, अगर उसने उस मनी का यूटिलाइजेशन इंडिया में किया, आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो मनी पर इंटरेस्ट दे रहे हो, अगर वो मनी आपने इंडिया में यूटिलाइज किया है तो फिर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर ये मनी आपने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसका रिलेटेड इंटरेस्ट दिया है, तो फिर ये डीम टू एक्रू और अराइज नहीं माना जाएगा। बताइए क्या कहा मैंने? अगर कोई रेजिडेंट पर्सन इंटरेस्ट दे रहा है, इसी तरह से रॉयल्टी है और इसी तरह से फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। जिस सर्विस के लिए आप फी पे कर रहे हो, अगर उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में होगा तो फिर इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानना। अगर उसका यूटिलाइजेशन बाहर होगा तो फिर उसे नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। पढ़ के देखते हैं। देखिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंट कब माना जाएगा डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया? अगर मनी यूटिलाइज किया गया है इंडिया में। अगर मनी यूटिलाइज इंडिया से बाहर किया गया है तो नहीं माना जाएगा। तो लिखा है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इफ बोरोड मनी इज यूटिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसी तरह से सेम रूल आपका रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई होगा। अगर आपने रॉयल्टी या टेक्निकल फीस दी है फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया, तो फिर ये
डीम्ड टू एक्रू और अराइज नहीं होगा। देने वाला कौन? रेजिडेंट। तो यूटिलाइजेशन देखो, यूटिलाइजेशन इंडिया में की गई थी तो डीम्ड टू एक्रू हो जाएगा। यूटिलाइजेशन अगर अब्रॉड में थी तो फिर एक्रू और अराइज नहीं होगा। सर थर्ड केस, अब देने वाला कौन? नॉन रेजिडेंट। आइए जी मेरे साथ साथ केस नंबर 3 भी समझते हैं। अब जगह कम है, मैं नीचे समझाता हूं। केस नंबर 3, ये रहा इंडिया, ये रहा नॉन रेजिडेंट, ये रहा नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और दूसरे नॉन रेजिडेंट ने इसको इंटरेस्ट दिया। अब हमारी गवर्नमेंट कहती है अगर इस लोन का यूटिलाइजेशन इंडिया में किया गया तो फिर ये इंटरेस्ट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब मोदी जी गए जापान में। अब मोदी जी ने जापान में कॉन्ट्रैक्ट दिया और जापान ने कहा कि हम लोन भी देंगे। हमें हालांकि पूरी डिटेल इसकी नहीं पता। मान लीजिए जापान में ही कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो बुलेट ट्रेन इंडिया में बनाना चाहता है, उसने जापान के बैंक से लोन लिया, सपोज कीजिए। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट से लोन लेता है और उसे इंटरेस्ट देता है, लेकिन उस लोन का यूटिलाइजेशन वो इंडिया में कर रहा है फॉर कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन, तो फिर क्यों ना उसकी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाए। पढ़िए। कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फी जो कि मिल रही है किससे? नॉन रेजिडेंट से। अब की बार पेयर नॉन रेजिडेंट हो गया तो हम उसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानते हैं। अगर वो बोरोड मनी यूटिलाइज होता है फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 16-17 से एक नई अमेंडमेंट और डाल दी है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया। इसका मतलब फॉरेन बैंक ने इंडियन किसी ब्रांच को लोन दिया और उसने इंडियन ब्रांच से इंटरेस्ट रिसीव किया तो उसे डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है बेटे, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो यह जरूर चाहूंगा कि आप सैलरी वाला रूल रिवाइज करके आइएगा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस ये भी रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, और वो जो आपको सेक्शन नंबर 5 बताया था वो भी रिवाइज करके आइएगा, तो फिर आपसे क्वेश्चन इजीली बनेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।